1, 2, 3, come on! Come on, come on. विद्यार्थी मित्रों नमस्कार, मैं अजित कुंवर एक्सीलेंट क्लासेस में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हम लोग एनसीईआरटी साइंस के कक्षा 10वीं के छठा चैप्टर पढ़ेंगे, जिसमें आज का टॉपिक होगा दंत क्षरण। देखिए, ये तो एनसीईआरटी के बुक में सिर्फ एक छोटे से कोष्टक में दिया हुआ है, परंतु यह हम लोगों के रोज के दिनचर्या से जुड़ा हुआ है। इसलिए मैं ये समझा कि इसको विधिवत आप लोगों को बता दूं, ताकि इसकी जानकारी रहे कि हम लोग के दांतों का क्षरण कैसे होता है और उसके बचाने के क्या क्या उपाय हैं, हम अपने दांतों की रक्षा किस प्रकार कर सकते हैं। ये हम लोग के दैनिक दिनचर्या से जुड़ा हुआ है, शरीर का एक आवश्यक अंग है, इसलिए इसको मैं विधिवत बता रहा हूँ। थोड़ा टाइम लग सकता है, लेकिन आप अंत तक वीडियो देखना, क्योंकि सबसे अंत में अपने को ये देखने को मिलेगा कि हम अपनी दांतों की रक्षा किस प्रकार कर सकते हैं, क्या क्या करेंगे तो हमारे दांत खराब नहीं होंगे। तो देखिए, शुरू करते हैं। प्रश्न ऐसे पूछा जाता है कि दंत क्षरण क्या है, यह कैसे होता है, दंत क्षरण के बचाव के उपाय लिखो। सबसे पहले दिया गया है दंत क्षरण क्या है। पहले इसको हम देखें कि दंत क्षरण होता क्या है। तो दांत हमारे ऊपर की परत धीरे धीरे कमजोर होकर के टूट जाती है। कई बार ऐसा होता है कि दांत मसूड़ों में लगा हुआ होता है, लेकिन उसके ऊपर की सतह धीरे धीरे कमजोर होकर के परत बन करके उखड़ जाती है और नीचे गिर जाती है और एकदम छोटा सा दांत बच जाता है। वो दांतों का क्षरण है, यानी दांत का क्षय और क्षरण एक ही होता है। अब ये दांतों का क्षरण होता कैसे है, तो एनसीईआरटी की किताब के अनुसार, जो बुक में दिया गया है उसके अनुसार मैं बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि दंत क्षरण इनेमल तथा डेटिन के धीरे धीरे मृदुकरण के कारण होता है, ऐसा पहली लाइन लिखा गया है। लेकिन अपने को देखो कुछ समझ में नहीं आया, इनेमल क्या होता है, डेटिन क्या होता है, मृदुकरण क्या होता है। ये तो बोलो सर परिभाषा बताए उल्टा, और हम लोग घबरा गए। तो ये परिभाषा पढ़ने से पहले हम सबसे पहले ये जरूरी समझते हैं कि इनेमल के बारे में जानकारी ग्रहण करें, जो कि एनसीईआरटी की बुक में 10th में नहीं दिया हुआ है। इसको मैं काफ़ी मेहनत करके बाहर से डेटा लिया हुआ हूँ। इनेमल क्या है, डेटिन क्या है, तो सबसे पहले हम इनेमल के बारे में पढ़ लें। दांतों की बाहरी परत जो सबसे मजबूत, कठोर और सर्वाधिक खनिजों से युक्त होता है। देखिए, दांत की संरचना में बताया हुआ, ये भी बुक के अंदर नहीं है, आप देख लीजिए। ये जो दांत की सबसे बाहरी परत जो होती है, सफ़ेद रंग की चमकती है, ये सबसे मजबूत होती है, सबसे कठोर भी होती है और सबसे ज़्यादा इसमें खनिज मिनरल्स होते हैं। इसी भाग को इनेमल कहते हैं। ध्यान से समझना, दांत की जो बाहरी सतह जो व्हाइट रंग का दिखता है, सबसे पहले हम कांच के सामने खड़े होंगे, मुंह खोलेंगे तो इनेमल ही दिखता है, व्हाइट रंग का चमकता हुआ। तो उस भाग को हम क्या कहते हैं, इनेमल कहते हैं। ये सबसे मजबूत होता है, कठोर होता है, इसमें सबसे ज़्यादा खनिज होते हैं। ये चीज़ अपने को याद रखना है कि इनेमल क्या होता है, सबसे ज़्यादा मजबूत होता है। तो आप दांत को छू करके भी महसूस कर सकते हैं। सबसे ज़्यादा कठोर होता है और सबसे अधिक खनिज, सर्वाधिक खनिज इनेमल में ही पाए जाते हैं। दूसरी चीज, इसमें कोई जीवित कोशिका नहीं होती। अब देखिए, दांत के ऊपर हल्का सा अगर अपने ठोकेंगे, टक टक की आवाज़ आती है, लेकिन दांतों को चोट नहीं लगता। क्यों? क्योंकि दांत के ऊपर वाले भाग पर कोई जीवित कोशिका नहीं होती। किसी कठोर वस्तु को भी हम दांत से काटते हैं तो दांत के ऊपर भाग में दर्द नहीं होता, परंतु वही अगर कठोर वस्तु यहाँ मसूड़े के आसपास अगर लग जाता है तो हमारा मसूड़ा छिल जाता है, दर्द भी होने लगता है। अच्छा, ऊपर दर्द क्यों नहीं हुआ? क्योंकि ऊपर वाले भाग में कहीं भी जीवित कोशिका नहीं होती। तो ये याद रखना है कि इनेमल में कोई भी जीवित कोशिका नहीं होती, ठीक है। परंतु एक चीज़ और इसके साथ साथ ध्यान रखना है, इसमें क्या है, कोई जीवित कोशिका नहीं होती। अब एक मर्यादा भी है इसका कि इनेमल की कोशिकाओं का पुनः निर्माण नहीं होता। देखिए, अगर जीवित कोशिका होती तो वह पुनः सर्जन करके, प्रजनन करके नई कोशिका का निर्माण करती, लेकिन ऊपर वाले भाग में जीवित कोशिका होती ही नहीं है। तो आप देखे होंगे कि किसी भी दांत में, किसी व्यक्ति के किसी दांत में अगर कोई एक कोर अगर जैसे मान लीजिए कि ऐसे टूट जाता है, दांत का कोना अगर टूट जाता है
तो फिर वो वापस भरता नहीं है। क्यों नहीं भरता? अगर हमारे हाथ में कहीं कट जाता है, खड्डा हो जाता है तो भर जाता है, लेकिन दांत का अगर एक कोर टूट गया या दांत में खड्डा पड़ गया तो वापस भरता नहीं है। क्यों? क्योंकि इनेमल में कोई जीवित कोशिका नहीं होती, इसलिए उसका रिकवर नहीं होता है। तो इनेमल की कोशिकाओं का पुनः निर्माण नहीं संभव है, पुनः निर्माण नहीं होता। इनेमल समझ में आ गया? इनेमल क्या है? सबसे बाहरी वाली परत है जो सफ़ेद रंग की होती है, सबसे मजबूत होती है, कठोर होती है और खनिजों से युक्त होती है। इनमें कोई जीवित कोशिका नहीं होती है और इनका पुनः निर्माण नहीं होता, इसलिए इसको लाइफ टाइम में संभाल के रखना होता है। क्योंकि एक बार अगर ऊपर वाला इनेमल टूट जाता है तो दांत टूटा हुआ ही हमेशा दिखता है। दांत एक बार क्रैक हो गया तो लाइफ टाइम क्रैक होता ही दिखाई देता है। अब दूसरा है डेटिन आया था, तो डेटिन के बारे में जानें। देखिए, इनेमल के ठीक नीचे एक संरचना होती है, यहाँ पर देखिए ये वाला भाग, इसको डेटिन कहा जाता है। इनेमल यह जीवित कोशिकाओं की परत है। देखिए, ऊपर इनेमल तो जीवित कोशिका नहीं थी, लेकिन डेटिन जो है जीवित कोशिकाओं की परत होती है। इनेमल यह जीवित कोशिकाओं की परत है, यह इनेमल के ठीक नीचे होती है। या तो आपको दिखा दिया आकृति में, ऊपर इनेमल है, उसके ठीक नीचे डेटिन होता है। यह दंत मज्जा को सुरक्षा प्रदान करती है। जो देखिए यहाँ पर रेड कलर का मैं बनाया हूँ, ये दंत मज्जा है। दंत मज्जा को सुरक्षा देने का काम कौन करता है? डेटिन करता है। ठीक है, डेटिन का कार्य क्या है? दंत मज्जा को सुरक्षा प्रदान करना। इनेमल के क्षय के कारण डेटिन खाद्य पदार्थों के संपर्क में आता है, जिससे दांतों में झनझनाहट और तेज दर्द महसूस होता है। देखिए, कई बार हम कुछ कठोर वस्तु खा लेते हैं या कहीं गिर जाते हैं, चोट लग जाता है। इनेमल का आवरण अगर क्रैक हो जाता है, इनेमल का आवरण अगर क्रैक हो गया तो खाद्य पदार्थ यहाँ से किसके संपर्क में आ जाते हैं? डेटिन के संपर्क में आ जाते हैं। इनेमल के ऊपर कोई भी नुकसान पहुँचा तो हमारा खाद्य पदार्थ, खाने वाला पदार्थ किसके संपर्क में आएंगे? उसके नीचे डेटिन है तो डेटिन के संपर्क में आएंगे। और जब खाद्य पदार्थ डेटिन के संपर्क में आते हैं, इसके संपर्क में पानी आता है, खुराक आता है, तो इसके अंदर झनझनाहट महसूस होने लगती है और दांतों में तेज दर्द होने लगता है। कई बार आप देखे होंगे कि इनेमल के भाग में कहीं पर एक खड्डा हो जाता है, जिसको डॉक्टर कोटर कहते हैं। तो हम लोग क्या करते हैं? खाद्य पदार्थ कोई भी ग्रहण करते हैं तो ये अंदर चला जाता है, डेटिन तक चला जाता है, फिर उस दांत में झनझनाहट महसूस होने लगती है, दर्द करने लगता है। हम डॉक्टर के पास जाते हैं तो उस कोटर को साफ़ करता है और साफ़ करने के बाद चांदी भरने का नाम आप लोग सुने होंगे, इस खड्डे को भर देता है। जब खड्डे को भर देगा तो वापस खाद्य पदार्थ डेटिन के पास नहीं जाएगा और झनझनाहट और दर्द नहीं होती है। कई बार ऐसा भी होता है कि चांदी भरने के बाद भी अगर कहीं से अगल बगल से खाली जगह अगर रह गया, या चांदी भरने के बाद भी हम कई साल तक खाते पीते रहे, वो हिल डुल करके थोड़ा सा भी अगर खाली जगह सुराख मिल जाता है तो वापस खाद्य पदार्थ नीचे जाने लगता है और चांदी भराने के 6 महीने, साल भर, 2 साल बाद भी झनझनाहट महसूस होने लगती है। डॉक्टर के पास जाते हैं, अब वो क्या बोलता है कि अब चांदी भरने के लायक नहीं है, इस दांत को निकालना पड़ेगा। ठीक है, अब देखिए 2 चीज़ हम लोग समझ गए, क्या क्या? इनेमल और डेटिन। अब इसके बाद किसके बारे में समझेंगे? दंत चरण की परिभाषा। इनेमल क्या था? दांत का ऊपर वाला बाहरी परत जो सफ़ेद रंग का, कठोर था, खनिजों से युक्त था, सबसे मजबूत था। डेटिन क्या था? इनेमल के ठीक नीचे वाली परत जो जीवित कोशिका से बनी हुई थी। जीवित कोशिका का मतलब कि उस पर चोट लगेगा या कोई खाद्य पदार्थ पहुंचेगा तो वहाँ पर उसके सेंसर से वो सेंस ग्रहण करेगा, यानी झनझनाहट शुरू हो जाएगा, दर्द शुरू हो जाएगा। ऊपर इनेमल में जीवित कोशिका नहीं होती, इसलिए ऊपर कोई भी चीज़ टच करता है तो दर्द महसूस नहीं होता है। इनेमल और डेटिन हम लोग पढ़ लिए। अब दंत क्षरण की परिभाषा पढ़े। दंत क्षरण इनेमल तथा डेटिन के धीरे धीरे मृदुकरण। अब देखिए, एक न एक शब्द तो आते हैं। अगर आप एनसीईआरटी पढ़ने की इच्छा रखते हैं तो हिंदी के अच्छे अच्छे शब्दों के बारे में आपको जानना पड़ेगा। अगर हिंदी के शब्दों के बारे में आप जानकारी नहीं रखेंगे तो एनसीईआरटी की बुक से तो आपको नहीं समझ में आएगा। अब ये मृदुकरण क्या है? मृदु का मतलब होता है धीरे धीरे निकलना। मृदु यानी धीरे होता है, मृदुकरण यानी धीरे धीरे। उसको दूसरे शब्द में विखनिजीकरण होता है। अब बोलोगे सर आप तो उसे भी हार्ड वर्ड बता दिए। ये विखनिजीकरण क्या है? खनिज, खनिज जानते ही हो, मिनरल्स। विखनिज यानी उसमें से मिनरल्स अलग होते हैं धीरे धीरे। मिनरल्स यानी खनिज, यानी इनेमल और डेटिन के खनिज। पहले ही हम पढ़े थे कि इनेमल किससे बना होता है? खनिज से बना होता है। यहाँ पर लिखे थे सर्वाधिक खनिजों से युक्त होता है। तो इसके खनिज जब धीरे धीरे निकलने लगते हैं, खनिज धीरे धीरे गायब होने लगते हैं,
तो दांत क्या होता है, कमज़ोर होने लगता है और उसको हम क्या कहते हैं, दंत क्षरण कहते हैं। फिर से ध्यान से समझिए, डेटिन और इनेमल के खनिज धीरे धीरे दांत से बाहर निकलने लगते हैं, यानी खनिज धीरे धीरे गायब होने लगते हैं, तो दांत का क्या होता है, क्षरण होता है। यही पहले लाइन में परिभाषा लिखी गई है कि दंत क्षरण इनेमल तथा डेटिन के धीरे धीरे मृदुकरण के कारण होता है। हमारे मुख में स्थित जीवाणु भोजन में स्थित शर्करा से क्रिया करके अम्ल का निर्माण करते हैं। अब इस लाइन को समझे, देखिए जब हम भोजन ग्रहण करते हैं तो उसमें शर्करा यानी होता है कार्बोहाइड्रेट। भोजन में कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा होते हैं, ये पाचन तंत्र में हम लोग पढ़ चुके हैं। अब खुराक में स्थित शर्करा यानी कार्बोहाइड्रेट और हमारे मुख में जो जीवाणु पहले से स्थित होते हैं, हम लोगों के मुंह में बहुत सारे वायरस, लाखों की संख्या में वायरस हमेशा होते हैं, तो वो वायरस और खुराक में स्थित शर्करा यानी कार्बोहाइड्रेट दोनों आपस में अभिक्रिया करके और अम्ल का निर्माण करते हैं, एसिड बनाते हैं। अब वह एसिड क्या करता है, यह अम्ल इनेमल को विखनिजीकरण करता है। इनेमल जो होता है उसके खनिज को धीरे धीरे नुकसान पहुंचाता है। कौन नुकसान पहुंचाता है, वह एसिड या अम्ल। एसिड कैसे बना, तो हमारे मुख में जो स्थित वायरस थे यानी जीवाणु थे और खुराक में स्थित शर्करा यानी कार्बोहाइड्रेट, सबसे ज़्यादा मीठा पदार्थ खाने से होता है। इसलिए हमारे दांतों में कोई भी तकलीफ होती है, हम डॉक्टर के पास जाते हैं, डॉक्टर सबसे पहले मीठा खाना मना करता है, क्योंकि जितना ज़्यादा हम मीठा खाएंगे शर्करा उतना ज़्यादा होगा, वायरस के साथ अम्ल उतना ज़्यादा बनेगा और वह अम्ल क्या करेंगे, इनेमल को नुकसान पहुँचाएंगे। अब पहली सावधानी अपने को क्या रखनी है कि मीठा पदार्थ कम से कम खाना है। बाद में बताऊंगा और क्या क्या सावधानी है। अब ये लाइन आपको अच्छी तरह से समझ में आ गई होगी, ठीक है। दंत क्षरण होता कैसे है, इनेमल और डेटिन के धीरे धीरे मृदुकरण से दंत क्षरण होता है। मुख में स्थित जो जीवाणु होते हैं वह जीवाणु भोजन में स्थित शर्करा के साथ अभिक्रिया करके या क्रिया करके अम्ल का निर्माण करते हैं और वह अम्ल डेटिन को क्या करता है, विखनिजीकृत करता है या उसको क्षयित करता है या तोड़ता है। कि हमारे मुख में स्थित लार अम्ल को उदासीन करके दांतों की रक्षा करता है। ये बताओ, अभी हम लोग क्या पढ़े थे कि जो अम्ल होता है वह इनेमल को खनिजीकृत करता है। इनेमल को विखनिजीकृत कौन करता है, अम्ल। अम्ल विखनिजीकृत किसको करता है, इनेमल को, यानी अम्ल जब बनेगा तो हमारी दांतों को नुकसान पहुंचेगा। अब एक चीज़ और अपने को ध्यान रखना है कि हमारे मुंह में जो स्थित लार होते हैं वह अम्ल को उदासीन बना देते हैं। लार क्या होते हैं, क्षारीय होते हैं, और क्षार और अम्ल जब एक साथ मिलते हैं तो एक दूसरे के असर को कम कर देते हैं। यानी हमारे मुख में जो लार होता है वह लार अम्ल को उदासीन यानी उसको डीएक्टिवेट कर देता है, अम्ल की क्रियाशीलता को कम कर देता है। इसलिए हमारे मुंह में लार का होना भी अत्यधिक आवश्यक है। हमें अनावश्यक कहीं पर भी थूकना नहीं चाहिए, क्योंकि थूकने से हमारे लार का क्षय होता है, यानी लार कम हो जाएगा। जब लार कम हो जाएगा तो अम्ल को उदासीन नहीं करेगा और वह अम्ल क्या करेंगे, इनेमल को विखनिजीकृत करेंगे और दांत का क्षय होगा। इसके बाद देखिए, अनेक जीवाणु खाद्य कणों के साथ मिलकर दांतों पर चिपक जाते हैं। हमारे मुंह में कुछ ऐसे भी जीवाणु होते हैं जो खाद्य पदार्थों के साथ मिल करके और दांतों पर चिपक जाते हैं। दांतों पर जो चिपक जाते हैं, तो जब दांत पर चिपक जाते हैं उसको हम कहते हैं दंत प्लाक। ये ऊपर कोने में आकृति दी गई है कि दंत प्लाक जब शुरुआत में होता है तो देखिए सिर्फ ये पीले पीले रंग के, आकृति में आप ध्यान से देखिए, यह पीले पीले रंग के दिखाई दे रहा है और बहुत हल्का। आपको ऐसा लगेगा कि तो मामूली दाग है, पानी से इसको अच्छी तरह से धो देंगे तो दाग साफ हो जाएगा, लेकिन उसी समय उसको हम धोने में जब लापरवाही करते हैं तो इसका स्टेज 2 देखिए ये दूसरी आकृति। ये दूसरी आकृति में क्या दिख रहा है कि वही दंत प्लाक ज़्यादा हो गया है और दांत पर अच्छी तरह से चिपक गया है। अब ये दंत प्लाक क्या है, यह एक चिपचिपा रंगहीन आवरण है जो भोजन के 4 से 12 घंटे में बन जाता है। हम खाना खाए और 4 से 12 घंटे बाद दंत प्लाक बन जाता है, यानी खाना खाने के बाद 4 से 12 घंटे यानी 4 घंटे से पहले अगर हम अपने मुंह को अच्छी तरह साफ नहीं किए तो क्या बन जाएगा, दंत प्लाक बन जाएगा और वो दांतों पर परमानेंट दाग बन जाएगा। दांत के नेचुरल कलर गायब हो जाएंगे।
यह लंबे समय तक दांतों पर रहकर हमारे लार में स्थित खनिजों से अभिक्रिया करके टार्टर बनाता है। जितना मैं आपको गोल गोल घुमाया है इतना दूर तक इसी शब्द के लिए कि जो दंत प्लाक है बहुत अधिक समय तक जब दांतों पर रहता है तो दांत में जो खनिज होते हैं, दांत का जो इनेमल होता है खनिज से ही बना होता है, तो खनिज के साथ वो अभिक्रिया करता है और खनिज के साथ अभिक्रिया करके क्या बना देता है? टार्टर। टार्टर को हम दूसरे शब्दों में क्या कहते हैं? दांतों का मैल। डॉक्टर के पास जाते हैं तो टार्टर शब्द यूज करते हैं। और एक बार जब टार्टर हमारे दांतों में आ गया तो हम लोग की दांतों की दशा बिल्कुल खराब हो जाती है। इस आकृति में देखिए यहाँ पर टार्टर दांतों की क्या दशा किए हुआ है। और टार्टर जब दांतों को चारों तरफ से ढक लेता है, ये आकृति में आप देख रहे हैं कि टार्टर दांतों को चारों तरफ से ढक लेगा। अब हमारे मुंह के लार दांत तक पहुंच ही नहीं पाएंगे, दांत की असली सतह यानी डेटिन तक पहुंच नहीं पाते हैं। और जब लार दांत की सतह तक पहुंच नहीं पाएंगे तो अम्ल का उदासीनीकरण नहीं होगा और वो अम्ल क्या करेगा? वह अम्ल इनेमल को भी खनिजीकरण यानी बहुत ज़्यादा क्षयित करेगा, दांतों का क्षरण लगातार होता रहेगा। अब सोचने वाली बात यह है कि इतना सारा तो हम ये पढ़े कि दांत का क्षय होता कैसे है, ठीक है। प्रश्न में क्या क्या था? प्रश्न में ऐसा था दंत क्षरण क्या है, तो हम समझ लिए 2-3 लाइन में। यह कैसे होता है ये भी समझ लिए। दंत क्षरण के बचाव के उपाय लिखो, यानी जब दंत क्षरण होने से हम कैसे बच सकते हैं इसके बारे में बताना है। देखिए दंत क्षरण से बचने के उपाय क्या क्या है। पहला उपाय ये है कि हमें दिन में 2 बार ब्रश करना चाहिए। एक तो सुबह परफेक्ट होता है, सुबह की टाइमिंग परफेक्ट होती है कि सुबह उठ के हम लोग ब्रश करते हैं, परंतु अभी हम लोग ये पढ़े थे कि जब हम खाना खाते हैं तो 4 से लगभग 8-10 घंटे या 12 घंटे तक अगर दांत को अच्छी तरह से साफ नहीं किया गया तो दंत प्लाक बन जाता है। सबसे प्रॉब्लम यहाँ पर आती है कि जब हम रात को खाना खाते हैं तो खाना खा के हम थोड़ा सा मुंह साफ करके सो जाते हैं और पूरी रात सो जाते हैं, 8 से 10 घंटे की नींद लेते हैं। कितना देर सोते हैं? 8 से 10 घंटे। ठीक 4 घंटे बाद दंत प्लाक बनना शुरू हो जाएगा। अब हमारे खुराक के जो कण होंगे दांतों के साथ चिपक कर 4 घंटे बाद दंत प्लाक बनने शुरू हो जाएंगे। फिर हमको महसूस नहीं होता है, हम तो सुबह उठ करके कांच के सामने देखते हैं तो अपने को यही लगता है कि जैसा मेरा कल दांत था वैसा ही आज दिख रहा है, लेकिन वो धीरे धीरे दंत प्लाक का एक लेयर दांतों पर जमा हो जाता है और वो धीरे धीरे इतना परिवर्तन होगा, इतना धीरे धीरे परिवर्तन होगा कि आपको महसूस नहीं हुआ कि कब मेरा दांत सफ़ेद से धीरे धीरे पीले पड़ने लगे। और कुछ समय बाद उसका नेचुरल कलर या स्वाभाविक रंग चला जाता है। दूसरा उपाय, अत्यधिक ब्रश न करें। अत्यधिक ब्रश का मतलब अब ऐसा नहीं कि दिन भर में 7 बार 8 बार ब्रश करें। तीसरा उपाय, ब्रश करते समय ब्रश के ऊपर अधिक दबाव ना बनाएं। ब्रश को बहुत तेज दबा करके नहीं ब्रश करना है, क्योंकि ब्रश को जब अधिक तेज दबा करके जब ब्रश करेंगे तो यहाँ पर हम लोग पढ़े थे ये दांतों के आसपास मसूड़े हैं, ये मसूड़े घिस जाते हैं और इनका नुकसान होता है। सोडा व सॉफ्ट ड्रिंक का उपयोग न करें। सोडा क्या होता है? क्षारीय होता है और वह अम्ल को उदासीन बनाएगा। तो सोडा और सॉफ्ट ड्रिंक, देखिए ये 2 वस्तु ऐसी है कि लाइफ में अपने को छूना ही नहीं चाहिए। क्या क्या? सोडा और सॉफ्ट ड्रिंक यानी कोल्ड ड्रिंक, पेप्सी, कोको इत्यादि। ये दोनों वस्तुएं आपको ऐसे समझ में नहीं आएगा। कभी किसी गंदे फर्श के ऊपर आप पेप्सी की बोतल, ठंडे पेप्सी की बोतल गिरा देना, देखना एकदम क्लीन हो जाएगा। टॉयलेट में अगर पेप्सी की बोतल गिरा दे, टॉयलेट बिल्कुल क्लीन हो जाता है। तो ये हकीकत में ये गंदगी धोने वाली ही वस्तु है, इसको पेट के अंदर नहीं लेना चाहिए, दांतों को बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचाता है। तीसरा उपाय क्या है? मुलायम बालों वाली ब्रश का उपयोग करें। मुलायम बाल वाला जब ब्रश का उपयोग करेंगे तो क्या होगा? हमारे मसूड़े सुरक्षित रहते हैं। सेहतमंद भोजन करें, ये तो सभी रोगों में आता है। जब हम हेल्दी फूड लेंगे तो उसमें मिनरल्स बहुत सारे मिलेंगे, कैल्शियम मिलेगा जो दांतों के लिए फ़ायदेमंद होता है, विटामिन डी मिलेगा, सारे विटामिन्स मिलेंगे, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा मिलेगा। और फल और सब्जियों को चबा चबा कर खाएं, इनके 2 बेनिफिट हैं। किसी भी खुराक को जब हम चबा चबा करके अच्छी तरह खाते हैं तो एक तो
एकदम वो बारीक छोटे छोटे टुकड़ा हो जाता है, जिसको पाचन करने में बहुत ही आसानी होती है। पहला काम ये हो गया। दूसरा काम, जब उसको हम मुंह में देर तक चबाएंगे तो दांतों की एक्सरसाइज भी हो जाती है। तीसरा बेनिफिट, जब बहुत देर तक चबाएंगे तो बहुत सारे लार उसमें से निकलेंगे और लार आकर के हम क्या करते हैं, हमारी दांतों की रक्षा भी करते हैं। 3 बेनिफिट है। तो कोई भी खाने वाली वस्तु हो उसको बहुत देर तक चबाएं, जितना अधिक से अधिक हो सके उतना चबाएं, फिर उसको खाएं। और ये वाले टॉपिक तो अपने को हमेशा लिखना है कि कोई भी दांत में प्रॉब्लम होती है तो अपने को देसी इलाज न करके दंत चिकित्सक का सलाह लेना चाहिए। मित्रों, ये वीडियो आपको कैसी लगी? अगर आपको अच्छी लगी हो तो इसको लाइक कर देना और अपने दोस्तों को फॉरवर्ड कर देना। जय हिंद, जय भारत।